तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। नहीं नहीं, मैं कोई गाना नहीं गा रहा। आप यही कहने वाले हो जब आपको पता चलेगा कि रोमन रेंस आज के स्मैकडाउन के शो में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद शो के ऊपर हमें एक ट्रिक और स्ट्रीट फाइट देखने को मिला। साथ ही साथ लास्ट पूरे वीक के कंट्रोवर्सी के बाद क्या हुआ शार्लेट फ्लेयर के साथ, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ब्रॉक लेसनर को सस्पेंड करने के बाद भी हमारे एडम पियर्स को शांति नहीं मिली है, क्योंकि उन्होंने एक और चालान कटवा दिया है हमारे बीस्ट इनकार्नेट का। तो हम इस वीडियो के अंदर आज के हुए पूरे स्मैकडाउन के शो को कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करके लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। अब हम सोच रहे थे कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन के बाद पता नहीं शार्लेट के साथ क्या होगा, उनको शो से ऐसे ही ऑफ कर दिया जाएगा या फिर उनसे चैंपियनशिप ले ली जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि शार्लेट फ्लेयर हमारे विंस मैकमैन की फेवरेट है, इसलिए इतना कुछ करने के बाद भी आज शो को ओपन करती है शार्लेट फ्लेयर। और शार्लेट आके दोबारा से उनका वही सेम प्रोमो, वो फिर से आके अपने ही गुण गा रही होती है। वो बताती है कि कैसे वो दोबारा से स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बन चुकी है। उनका एक लाइन था कि मोर थिंग्स चेंज मोर दे स्टे द सेम। मतलब घुमा फिरा के वो वही बता रही होती है कि तुम जितने भी सीजन प्रीमियर कर लो, जितना भी ड्राफ्ट कर लो, जितना भी रोस्टर को चेंज कर लो, चैंपियन तो मैं ही होने वाली हूँ। और वो फिर से अपनी चैंपियनशिप के काउंट को गिना रही होती है और वो बोलती है कि वो इतनी चैंपियनशिप जीत चुकी है कि उनके लिए एक जस्ट अनदर फ्राइडे है। और अब शार्लेट का मोटिव होने वाला है कि वो वुमेन रोस्टर के अलग सुपरस्टार्स को गाइड करेंगे और उनके वो लीडर बनेंगे। लेकिन शार्लेट के ऐसा कहते कहते आ जाती है उनकी न्यू चैलेंजर साशा बैंक्स, और साशा बैंक्स आके ही सबसे पहले शार्लेट को मॉक कर देती है कि अच्छा शार्लेट, तुम तो बोल रही हो कि तुम लीडर बनोगी सबकी, लेकिन तुम तो हमेशा दूसरों को नीचे ही दिखाती हो। और ये कह के वो सीधा शार्लेट को चैलेंज कर देती है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। लेकिन शार्लेट इसमें कहाँ मानने वाली थी। शार्लेट साशा बैंक्स को कहती है कि वो उनको इतनी बार हरा चुकी है कि अभी वो सोनिया डेविल से बात करके आई है और वो अभी किसी न्यू फेस को एक टाइटल शॉट देना चाहती है। अब शार्लेट के ऐसा कहते ही मैं सोचने लगा कि यार स्मैकडाउन के ऊपर न्यू फेस कौन है, और तभी वहां हमें देखने को मिलती है शॉर्ट्जी ब्लैक हार्ट अपने टैंक के साथ। मतलब आप जरा सोचो, ये न्यू फेसेस को डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा किया हुआ है, मैं तो भूल ही गया था कि शॉर्ट्जी ब्लैक हार्ट स्मैकडाउन के ऊपर है। तो शॉर्ट्जी वहां पे आती है और आके शार्लेट को चैलेंज कर देती है। और नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है शार्लेट फ्लेयर वर्सेस शॉर्ट्जी ब्लैकहार्ट के बीच में एक चैंपियनशिप कंटेंडर्स मैच। अब मैच शुरू होता है और मैच के शुरू से ही हमने देखा कि शार्लेट जो है वो शॉर्ट्जी के ऊपर भारी पड़ रही है, और ये तो होना ही था। डब्ल्यूडब्ल्यू कहाँ शार्लेट को वीक दिखाती है, लेकिन परफॉर्मेंस तो शॉर्ट्जी की भी बहुत सही थी। आपने अगर उनको एनएक्सटी में देखा होगा तो आपको पता होगा वो कैसी परफॉर्मर है। लेकिन मैच की एंडिंग की बात करें तो क्योंकि रिंग साइड में साशा बैंक्स खड़ी होती है, तो वो पूरे मैच में ना शार्लेट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन लास्ट में वही डिस्ट्रैक्शन फायदा हो गया शार्लेट के लिए, जिसमें शार्लेट लगा देती है नेशनल सिलेक्शन शॉर्ट्जी के ऊपर और उन्होंने शॉर्ट्जी ब्लैकहार्ट को क्लीन पिन करके मैच को जीत लिया। अब बताओ, एक न्यू फेस को चांस देने की बात चल रही थी, लेकिन जब मैच की बारी आती है तो जीतना शार्लेट को ही है। लेकिन शॉर्ट्जी अपने हार से इतनी डिप्रेस हो चुकी थी कि उन्होंने साशा बैंक्स पे ही अटैक कर दिया और वो बोलने लगी कि साशा बैंक्स की वजह से वो मैच हार गई है। शॉर्ट्जी साशा के ऊपर अटैक के बाद अटैक किए जा रहे हैं और साशा बेचारी सिर्फ शॉर्ट्जी की हेल्प करने आई थी। अब उनको क्या पता था कि मैच के बाद उनको ऐसी बीट डाउन मिल जाएगी। खैर देखते हैं अभी इन दोनों के बीच में आगे हमें क्या दिखाती है डब्ल्यूडब्ल्यू, क्या पता शॉर्ट्जी का हिल टर्न ना करवा दे। नेक्स्ट हमें लास्ट वीक का ब्रॉक लेसनर के आतंक का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है और उसके ठीक बाद एडम पियर्स ज्वाइन करते हैं एक वीडियो कॉल में, और देख के ऐसा लग रहा था कि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और एडम पियर्स यहाँ पे अनाउंस करते हैं कि ब्रॉक लेसनर ने लास्ट वीक जो किया वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, और क्योंकि ये वाली चीज दोबारा से रिपीट ना हो इसकी वजह से उन्होंने ब्रॉक लेसनर को $1 मिलियन फाइन किया है। अब एडम पियर्स का ये वाला वीडियो कॉल ना पॉल हेमन स्मैकडाउन से देख रहे होते हैं, तो एडम पियर्स की इस अनाउंसमेंट के बाद वहां पे केला ब्लैक्सन आ जाती है माइक लेके, और वो पॉल हेमन से क्वेश्चन करती है कि अच्छा बताओ, अब जो लिसनर के ऊपर फाइन भी लग चुका है तो ये सुनने के बाद लिसनर कैसे रिएक्ट करेंगे। अब पहले तो पॉल हेमन इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जोर देने पे ना वो बोल ही देते हैं कि लिसनर सबको ऑफिस के अंदर डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। अब ऐसा बोलने के बाद पॉल हेमन को लगा कि यार मैं ये क्या बोल रहा हूँ, इसलिए वो तुरंत ही अपने ट्यून को चेंज कर लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर ऐसा कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आज ब्रॉक लेसनर शो के ऊपर ना होते हुए भी उनका जो जलवा है हमें शो के ऊपर देखने को मिला। नेक्स्ट हमें रिंग के ऊपर ड्रू मैकेंटायर देखने को मिलते हैं और वो आके दोबारा से अपना एक ओपन चैलेंज करते हैं कि भाई जो भी है वो लॉकर रूम के अंदर तुम में से कोई भी आ जाओ। और ड्रू मैकेंटायर के आंसर को यहाँ चैलेंज करते हैं मुस्तफा अली। अब मैकेंटायर की बुकिंग को देख ऐसा लग रहा है कि लास्ट वीक उन्होंने रेसल किया था सैमी ज़ेन के साथ, इस वीक वो कर रहे हैं मुस्तफा अली के साथ। मतलब उनके ओपोनेंट्स तो टेक्निकल रेसलर्स मिल रहे हैं, लेकिन उनके ओपोनेंट्स वो हो रहे हैं जिनकी कुछ ज्यादा अच्छी से बुकिंग हो नहीं रही है। आप एक तरह से जॉबर्स कह सकते हो। अब मेरी समझ के बाहर है कि जॉबर्स के अगेंस्ट में ड्रू मैकेंटायर को स्ट्रॉन्ग दिखवाने का क्या मतलब है। हमें अच्छे से पता है कि ड्रू मैकेंटायर कितने
स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है, वो 2 टाइम WWE चैंपियन रह चुके हैं और अब स्मैकडाउन के अंदर रोमन रेंस के अगेंस्ट में ड्रू मैकिंटायर ही अकेले एक बिलीवेबल ओपोनेंट है। खैर मैच की बात करें तो मैकिंटायर को यहाँ डोमिनेट करना ही था। हमने देखा कि अली ने बहुत कोशिश तो करी लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं। लेकिन एंडिंग हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिलती है कि जब मैकिंटायर जाते हैं अपना क्लेमोर लगाने के लिए अली को, तो वो उसका मिस कर जाते हैं और उसके काउंटर में अली एक डीडीटी लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस वाले मूव को मैकिंटायर ने काउंटर करके अली को एक कमूरा लॉक में फंसा लिया और कमूरा लॉक के ऊपर अली को टैप आउट करवा के मैकिंटायर ने मैच को जीत लिया। और मैच के बाद हमें देखने को मिलता है कि अली जो है माइक लेते हैं और वो क्राउड को बोलते हैं कि एकमात्र कारण है जिसकी वजह से क्राउड उनके अगेंस्ट में बोलती है वो ये है कि उनका नाम मुस्तफा अली है। अब ये वाली बात बोल के WWE क्या हमें कोई कास्ट क्रीड वाली स्टोरी लाइन बताना चाहती है अली के साथ? खैर वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं किंग वुड्स और उनके साथ साथ उनके नाइटहुड, मेरा मतलब न्यू नाइटहुड कोफी किंगस्टन। और दोनों का यहाँ पे रिंग पे आने का रीजन यही था कि यहाँ पे कोफी किंगस्टन को जेवियर वुड्स, मेरा मतलब एक किंग वुड्स का नाइटहुड बनाना था। और यहाँ पे हमें वही देखने को मिलता है जब किंग वुड्स एक हॉर्स शेप बैच देते हैं कोफी किंगस्टन को और अब कोफी किंगस्टन उनके ऑफिशियल नाइटहुड बन चुके हैं। लेकिन तभी कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स को इंटरप्ट करते हैं वहां पे उसोस, और उसोस का कि यहाँ पे यही कहना था कि कैसे वो इनका शो है और न्यू डे को देखे ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी भी हैलोवीन का कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहे हैं। तो इस पे कोफी कहते हैं कि अच्छा मुझे लग रहा है कि तुम लोग हमारे कॉस्ट्यूम से जल रहे हो। और उसके साथ साथ वुड्स भी कहते हैं कि वो ब्लड और ब्लड लाइन को अपने कारपेट के ऊपर नहीं चाहते क्योंकि आज ही उन्होंने कारपेट को क्लीन करवाया है। और वुड्स यहाँ पे चैलेंज कर देते हैं उसोस को आज के मेन इवेंट के लिए इन ए ट्रायल बाय कॉम्बैट मैच। लेकिन उसके बाद हमें देखने को मिला कि उसोस जो है वो स्केप्टर को टच करने की कोशिश करते हैं और वो टच करके देखना चाहते हैं कि क्या ये असली सोना है। लेकिन कोफी उनको टच करने से रोकने गए थे और उसोस जाते जाते कोफी को नीचे धराशायी करके चले गए। नेक्स्ट हमें शो के ऊपर देखने को मिलता है शिंजुके नाकामुरा एंड रिक बुक्स वर्सेस हैप्पी कॉर्बिन एंड मैडकैप मॉस के बीच में एक ट्रिक और स्ट्रीट फाइट। अब क्योंकि ये स्ट्रीट फाइट थी तो इसके अंदर कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं था और यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी हैलोवीन का था। हमने रिंग के चारों तरफ देखा कि स्केलेटन रखे हुए हैं और वो कद्दू के ऊपर शक्ल बनाए हुए रिंग के चारों तरफ रखे हुए हैं। हमें मैच के अंदर थोड़ा सा 24x7 चैंपियनशिप का तड़का भी देखने को मिला। रिंग के साइड में एक बाल्टी के अंदर पता नहीं पानी में क्या डाला हुआ था। हमने देखा कि मैडकैप मॉस का मुंह उसके अंदर डाला गया और भी ऐसे बहुत सारे अजीब अजीब वेपन्स वहाँ पे रखे हुए थे जिसका भरपूर यूज वहाँ पे हो रहा था। लेकिन एंडिंग हमें कुछ ऐसा देखने को मिली जब ऐसा लग रहा था कि रिक बुक्स और शिंजुके नाकामुरा मैच को जीत जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पे 2 भूत बने हुए इंसान आ जाते हैं और उनकी डिस्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे रिक बुक्स और नाकामुरा मैच को हार चुके हैं। और हमें ये देखने को मिला कि जो भूत बने हुए इंसान है वो एक्चुअली हुम्बर्टो कैरियो और एंजल गार्जा थे। अब ये मैच तो अच्छा था, हम सबके लिए एंटरटेनिंग भी था, लेकिन मुझे रिक बुक्स, हैप्पी कॉर्बिन, शिंजुके नाकामुरा, अब इसके अंदर हुम्बर्टो कैरियो, एंजल गार्जा, इनकी स्टोरी लाइन कुछ आगे बढ़ते हुए नहीं नजर आ रही है। अब आगे चल के ये देखना है कि WWE इन सबकी खिचड़ी कैसे पकाती है। नेक्स्ट हमें मैच देखने को मिलता है नाओमी वर्सेस शेना बेजलर के बीच में। अब नाओमी एंड शेना बेजलर रिंग में आ जाती है मैच के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई रेफरी नहीं होते। अब इस पे सोनिया डेविल कहती है कि हाँ यहाँ पे रेफरी होने वाले थे, लेकिन जो रेफरी है ना वो लास्ट वीक ब्रॉक लेसनर के अटैक से इंजर्ड हो गए हैं और क्योंकि यहाँ पे हमें एक अच्छा रेफरी चाहिए, एक फेयर एंड कॉम्पिटेंट रेफरी चाहिए, तो मैं खुद को यहाँ पे ऑफिशिएट करती हूँ कि मैं रेफरी बनूंगी। और शेना बेजलर एंड नाओमी के बीच में मैच स्टार्ट होता है और मैच के अंदर अगर रेफरी सोनिया डेविल हो तो आपको पता है क्या हो सकता है। 2-3 मिनट मैच चलने के बाद हमें देखने को मिलता है कि नाओमी जो है शेना बेजलर को पिन करने जाती है, लेकिन सोनिया डेविल पिन करती ही नहीं है। और जैसे ही शेना बेजलर ने काउंटर करके नाओमी को पिन किया, सोनिया डेविल जल्दी से 3 काउंट करके मैच को एंड कर देती है। अब इससे हमें पता तो चल रहा है कि इनकी स्टोरी लाइन थोड़ी सी आगे खींचने वाली है, तो ऑब्वियसली नाओमी को थोड़ा सा हारना पड़ेगा भी। मजा तो तब आने वाला है जब नाओमी फाइनली ब्लड लाइन को ज्वाइन करती है। शो का मेन इवेंट होता है द उसोस वर्सेस द न्यू डे के बीच ट्रायल बाय कॉम्बैट मैच। अब सच बताऊं तो मुझे सही से समझ में नहीं आया कि इस मैच का नाम ट्रायल बाय कॉम्बैट मैच क्यों रखा गया है। और आप उसोस एंड न्यू डे को जब भी एक साथ रिंग में देखोगे आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। दोनों टीम्स के बीच में मैच स्टार्ट होता है बैक एंड फोर्थ एक्शन के साथ। आपको एक अच्छा कॉम्पिटिटिव मैच देखने को मिलेगा दोनों के बीच में। मैच के अंदर ज्यादा कुछ बताने का नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली मैच के एंडिंग में आ जाते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि आज बहुत हफ्तों, बहुत महीनों के बाद रोमन रेंस शो के ऊपर नहीं थे और आज ही के दिन उसोस अपना मैच हार चुके हैं क्योंकि यहाँ पे किंग वुड्स ने पिन कर लिया एक उसो को और उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलवा दी। अब न्यू डे की इस जीत से हमें 3 बातें समझ में आ रही है। क्योंकि जेवियर वुड्स अभी भी किंग बने हैं तो उनके लिए विक्ट्री बहुत जरूरी थी। नेक्स्ट, क्योंकि न्यू डे ने स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस को पिन किया है तो उनको फ्यूचर के लिए जरूर एक टैग टीम चैंपियनशिप की मैच मिलने वाली है। और थर्ड जो चीज हमें समझ में आई कि अगर एक वीक रोमन रेंस इनके साथ नहीं रहेंगे तो उसोस की दाल कुछ नहीं गलने वाली है। और अगर मैं सही हूँ तो नेक्स्ट जब भी रोमन रेंस हमें शो के अंदर नजर आएंगे वो ये वाली बात को तो जरूर छेड़ने वाले हैं कि यार तुमने ब्लड लाइन का नाम डुबो दिया, मैं एक वीक के लिए शो में नहीं था और तुम बिजनेस को हैंडल नहीं
नहीं कर पाए वगैरह वगैरह। और आपको अगर पता होगा कि आज की स्मैकडाउन फॉक्स के ऊपर नहीं थी, वो FS1 नेटवर्क के ऊपर थी और WWE ने अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन फिर से फॉक्स के ऊपर जाने वाली है, तो हम ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रोमन रेंस हमें नेक्स्ट वीक जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2 वीक लगातार रोमन रेंस को टीवी से ऑफ रखना ये किसी भी एंगल से सही बात नहीं होगी। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।